हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्री एजुकेशन चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम स्थूल वाचन मोठे होत असलेल्या मुलांनो का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टीपा लिहा, मतलब शॉर्ट नोट। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें सबसे फर्स्ट है बार्क। बार्क म्हणजे BARC म्हणजेच भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटरचे लघुरूप आहे। बार्क मीन्स BARC, मतलब भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर का शॉर्ट फॉर्म है। बार्कला मराठीत भाभा अणुसंशोधन केंद्र असे म्हणतात। बार्क को मराठी में भाभा अणुसंशोधन केंद्र कहते हैं। डॉक्टर होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। डॉक्टर होमी भाभा इन्होंने इस अणुसंशोधन मतलब अटॉमिक रिसर्च सेंटर की शुरुआत की, उसका बेस दिया, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। इसीलिए उनका नाम इस संस्था को मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। ही संस्था आता प्रचंड मोठी झालेली आहे। ये संस्था अब बहुत बड़ी हो गई है। अनेक मुले इथल्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये संशोधन करत असतात। बहुत सारे बच्चे इस ट्रेनिंग स्कूल में संशोधन मीन्स रिसर्च करते रहते हैं। लेखकाचे प्रशिक्षण संपल्यावर ते बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून कामाला लागले। लेखक का प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो बार्क में इंजीनियर की पोस्ट पर काम पे लग गए। ओके, तो ये सब था बार्क के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा हे भारतातील विश्वविख्यात अणुशास्त्रज्ञ होते। मतलब डॉक्टर होमी भाभा ये भारत के सबसे फेमस अणुशास्त्रज्ञ मतलब अटॉमिक साइंटिस्ट थे। त्यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। इन्होंने ही भारत में अटॉमिक रिसर्च सेंटर की नींव तैयार की, मीन्स शुरुआत की, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले आहे। इसीलिए उनका नाम इस संस्था को मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। BARC म्हणजे भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC मतलब भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर। डॉक्टर होमी भाभा म्हणजे प्रचंड स्फूर्तिदायक असे व्यक्तिमत्व होते। डॉक्टर होमी भाभा बहुत स्फूर्तिदायक मतलब एनर्जेटिक पर्सनालिटी वाले व्यक्ति थे। वो हमेशा बहुत एक्टिव रहते थे। लेखक स्वतः या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये शिक्षण घेत असताना डॉक्टर भाभा 3-4 वेळा स्वतः तिथे आले होते। लेखक खुद जब उस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे थे तो डॉक्टर भाभा वहाँ पर 3-4 बार खुद आए थे। त्यावेळी स्वतःला सक्षम कसे करावे, ऊर्जा कशी मिळवावी, स्वतःचे मार्ग कसे शोधावेत, यासाठीचे त्यांचे मार्गदर्शन लेखक डॉक्टर अनिल काकोडकर यांच्यासाठी फारच महत्त्वाचे ठरले होते। तो उस समय स्वतःला सक्षम कसे करावे, अपने आप को किस तरह लायक बनाना चाहिए, ऊर्जा कशी मिळवावी, किस तरह अपने अंदर एनर्जी को बनाए रखना चाहिए, स्वतःचे मार्ग कसे शोधावे और खुद का रास्ता खुद किस तरह ढूंढना चाहिए, यासाठीचे त्यांचे मार्गदर्शन लेखक डॉक्टर अनिल काकोडकर यांच्यासाठी फारच महत्त्वाचे ठरले होते। तो ये सभी मार्गदर्शन मतलब जो गाइडेंस लेखक को होमी भाभा से सीखने के लिए मिला, तो ये सब उनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठाच्या आधारे लिहा। मतलब स्काय इज द लिमिट मीन्स देयर इज़ नो लिमिट टू समथिंग। तो स्काई का कोई एंड नहीं होता है, वैसे ही किसी को कुछ करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आंसर देखते हैं। डॉक्टर होमी भाभा यांच्या मते स्वतःच काम निर्माण करणे व काय काम करावे हे स्वतःच ठरवणे हा सकारात्मक विचार प्रत्येकाने करायला हवा। डॉक्टर होमी भाभा इनके विचार से, इनके ओपिनियन से हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपना काम खुद निर्माण करने आना चाहिए और आपको क्या काम करना है वो भी आपको खुद डिसाइड करने आना चाहिए। ऐसी पॉझिटिव्ह थिंकिंग सबके पास होनी चाहिए। ओके, बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करणे ही गोष्ट चुकीची आहे। बॉस ने आपको जितना काम दिया है उतना ही काम करना है, और अगर बॉस ने कुछ काम नहीं दिया तो आपके पास कुछ काम ही नहीं है, ऐसी आपकी सोच गलत है। अगर आप लोगों का ही एग्जाम्पल लिया जाए तो टीचर ने अगर आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया है
तो उतना ही पढ़ना है, और अगर नहीं दिया है तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ये सोच आपकी गलत है। आप खुद सोचिए कि आप और क्या पढ़ सकते हो। ओके, आगे, चिंता करीत न बसता कार्यरत व कार्यमग्न झाले की स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिति निर्माण होते। हमें किसी काम को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। कार्यरत व कार्यमग्न मतलब हमें कोई काम मग्न होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो स्काय इज द लिमिट ऐसी सिच्युएशन पैदा हो जाती है। कोणीतरी बोट धरून चालवेल, मार्ग दाखवेल ही स्थिति आरंभी ठीक आहे। कोई तो आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाएगा, रास्ता बताएगा। ये स्थिति, ये कंडिशन शुरुआत में ठीक है, परंतु शेवटी स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधणे, ऊर्जा मिळवणे व कार्यात सक्षम होणे हे ध्येय असावे। लेकिन आखिर में खुद का रास्ता खुद ढूंढना, उसके लिए हिम्मत पैदा करना और उस काम में कामयाब हो जाना, ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। यालाच स्काय इज द लिमिट असे म्हटले आहे। इसी को स्काय इज द लिमिट ऐसा बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणती असावेत असे तुम्हास वाटते? मेटलाइजिंग प्रोसेस में काम क्यों नहीं हो पा रहा था, इसका रीज़न आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो आंसर देखते हैं। बार्कमध्ये लेखक इंजिनियर म्हणून जॉईन झाले। बार्क में लेखक इंजिनियर की पोस्ट पर जॉईन हो गए। तेव्हा त्यांना मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम करायला सांगण्यात आले। तब वहाँ पर उनको मेटलाइजिंग प्रोसेस पर काम करने के लिए बोला गया। तिथे सगळी यंत्र सामग्री असली तरी कोणी वापरत नाही। वहाँ पर सारी यंत्र सामग्री मतलब मशीनरी, टूल्स अवेलेबल होने के बावजूद उसको किसी ने यूज़ नहीं किया था। इंजीनियरला वेल्डर व फोरमन लागतात। इंजीनियर को ये काम करने के लिए एक वेल्डर और फोरमैन की ज़रूरत पड़ती है। वेल्डर मतलब जो वेल्डिंग का काम करता है, और फोरमैन मीन्स वर्कर्स का जो हेड होता है। ओके, परंतु कुणाचीही मदत न घेता इंजीनियरने आधी सर्व कामे करायला हवीत। लेकिन किसी की भी मदद न लेते हुए इंजीनियर को पहले वो काम करने आना चाहिए। स्वतः सगळी कामे इंजिनियरला आली तर मग त्याला इतर माणसे हाताखाली मिळतील व ते आनंदाने काम करतील। पहले खुद इंजीनियर को वो काम करने आना चाहिए, तो ही उसे अपने अंडर में और लोग मिलेंगे और वे लोग खुश होकर उस इंजीनियर के अंडर में काम करेंगे। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्याला काम सांगणे योग्य नाही। अगर वो काम आपको नहीं आता है तो दूसरों को उस काम को करने के लिए कहना सही नहीं है। प्रथम आधी काम करायचे, मग इतरांना सांगायचे। हे घडत नसल्यामुळे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम होत नाही। जो काम आपको दूसरों को देना है वो काम पहले आपको करने आना चाहिए। ऐसा न होने की वजह से वहाँ पर मेटलाइजिंग प्रक्रिया पर, उस प्रोसेस पर काम नहीं हो पा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा। उक्ति मतलब प्रोवर्ब मीन्स कहावत। ओके, तो ये प्रोवर्ब है कि पहले करो फिर बोलो। तो इस कहावत को, इस प्रोवर्ब को आपको मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ स्पष्ट करना है। ओके, इसे एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखते हैं। समर्थ रामदासांचे असे सुवचन आहे की आधी केले मग सांगितले। या उक्तीतून फार मोठा मोलाचा संदेश रामदासांनी दिला आहे। समर्थ रामदास ये महाराष्ट्र के महान संत के रूप में माने जाते हैं। तो समर्थ रामदास की कहावत आधी केले मग सांगितले मीन्स पहले करो फिर बोलो, इससे हमें बहुत इम्पॉर्टंट मैसेज मिलता है। ओके, आपल्याला एक भारी वाईट सवय असते, ती म्हणजे आपली कामे दुसऱ्यांनी करावी। हम लोगों की एक बहुत ख़राब आदत होती है, वो कौन सी, कि हमारा काम कोई दूसरा करे। आपण स्वतः आपली कामे करण्यात सक्षम असलो की आपण आपले उदाहरण दूसऱ्यांना दाखवू शकतो। अगर हम पहले अपना काम अच्छे से कर पाएंगे तभी हम अपना उदाहरण दूसरों को दे सकते हैं। स्वावलंबी होऊन आपली कामे आपण केली की दुसऱ्यांनाही विश्वास वाटतो। अगर हम स्वावलंबी होकर मतलब अपना काम खुद से करेंगे तो दूसरों को भी हम पर विश्वास होता है। यालाच आधी केले मग सांगितले असे म्हणतात। इसी को आधी केले मग सांगितले ऐसा बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रत्यक्ष अनुभवांतून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते. हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा. प्रत्यक्ष अनुभव मीन्स सेल्फ एक्सपीरियंस. ओके, सो सेल्फ एक्सपीरियंस से जो सीखना होता है वो सबसे ज़्यादा परिणामकारक मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. वो आपको स्वानुभवातून मीन्स खुद के अनुभव का एग्जाम्पल देकर बताना है. ओके, तो आन्सर देखते हैं. दिवाळीत रंगीत कागदी कंदिलाची शोभा मला खूप आवडते. दिवाली में जो रंगीन कागज के कंदील होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. आई नेहमी बाजारातून छोटे कंदील विकत आणायची. माँ हमेशा दिवाली में बाजार से छोटा कंदील खरीद कर लाती थी. या वर्षी मी ठरवले कि आपण स्वतः कागदी कंदील तैयार करायचा. लेकिन इस साल मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद इस कंदील को बनाऊंगी. दिवाळीच्या आदल्या सकाळी मी कंदील करायला घेतले. दिवाली के एक दिन पहले मैंने कंदील बनाना शुरू किया. चौकोनात काड्या जोड़ायला घेतल्या. एक स्क्वायर शेप में मैंने डंडियों को जोड़ना शुरू किया. पण काही मनासारखे जमेना. लेकिन कुछ मेरे मन जैसा जम नहीं रहा था. दुपार झाली मी पुन्हा विस्कटायचो, पुन्हा जोड़ायचो. दोपहर झाली मतलब कि कंदील बनाते बनाते मुझे सुबह से दोपहर हो गई. मैं कंदील को बिगाड़ती और फिर उसे जोड़ती. नीट जमत नव्हते. अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा था. पण निर्धार केला कि कंदील पूर्ण झाल्याशिवाय जेवायचे नाही. लेकिन मैंने फैसला किया कि कंदील पूरा बनने तक मैं खाना नहीं खाऊंगी. हळूहळू मला ते जमायला लागले और धीरे धीरे वो बनाना मुझे जमने लगा. अखेर खूप मेहनतीनंतर सुंदर कंदील तैयार झाला और इतनी मेहनत के बाद एक सुंदर कंदील तैयार हो गया. तेव्हा मला कळले कि प्रत्यक्ष अनुभवांतून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते. तब मुझे समझ में आया कि खुद से अनुभव करके सीखने का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है. ओके, तो यहाँ पर हमारा ये स्थूल वाचन का क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है. सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा. ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड. थैंक यू.